हेलो एवरीवन। तो इससे प्रीवियस क्लास में जैसे कि हमें पता है कि हमने क्या पढ़ा था अपना अबाउट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में हमने जैसे कि पढ़ा था कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का आइडिया है वो किसने दिया था। तो आप सबको बता दूं मैंने कि इससे प्रीवियस क्लास में पार्ट 2 में मैंने एक चीज बताई थी आपको कि एम एन रॉय जी जो थे 1934 में। एम एन रॉय जी का फुल फॉर्म क्या है, मतलब पूरा नाम क्या है? मानवेंद्र नाथ रॉय। अब मानवेंद्र नाथ रॉय ने 1934 में आईएनसी के सामने एक डिमांड करी थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। अब आईएनसी के सामने इसलिए करी थी या क्या रीजन था या क्या नहीं, वो आप पार्ट 2 में जाके देख लीजिएगा, आपको पूरा एक्सप्लेनेशन उसमें लिखा हुआ है या बताया मैंने अच्छे से। तो अब नेक्स्ट आते हैं हम अपने नए टॉपिक पे, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस। उस टाइम की सबसे बड़ी पार्टी मानी जाती थी, पॉपुलर पार्टी, पावरफुल पार्टी, या फिर कह लो सबसे बड़ी पार्टी इंडिया की। तो 1885 में सबसे पहले ये फॉर्म हुई। ठीक है। अब आपको मैंने बताया कि 1934 में ऑफिशियली डिमांड करी थी एमएन रॉय ने। तो एक साल लग गए आईएनसी को इस चीज के बारे में सोचने के लिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। तो इन 1935 आईएनसी ऑफिशियली डिमांडेड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन फ्रंट ऑफ ब्रिटिशर्स। अब क्या होता है इसमें कि 1935 में 1935 में आईएनसी क्या करता है, ऑफिशियली डिमांड कर देता है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की। किसके सामने? ब्रिटिशर्स के सामने। जब भी ब्रिटिश के सामने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड करते हैं तो सीधी सी बात है, अगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगा तो सीधी सी बात है हमारा इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन भी बनेगा ही बनेगा। और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बनता तो ब्रिटिशर्स ने जो हम पे कॉन्स्टिट्यूशन लगाए थे उसको उनको हटाना पड़ता। अगर वो उसको हटा देते तो उनके हाथ से इंडिया जैसी सोने की चिड़िया चली जाती और वो कभी भी उनके हाथ में नहीं लगती, और कोई नहीं चाहता कि उनके हाथ से सोने की चिड़िया जाए। 1935 में इन्होंने ऑफिशियली डिमांड करी, लेटर के थ्रू उन्होंने लेटर भेजा था आईएनसी ने ब्रिटिशर्स को कि हमें अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए। तो उस टाइम पर उन्होंने डिक्लाइन कर दिया था। फिर वही क्या आता है कि इन इंडिया आईएनसी पार्टी हैड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ वेयर एज कम्युनिस्ट पार्टी वाज लेस पॉपुलर इन 1936। अब देखो इस लाइन में जो मैंने अभी बोली है उस लाइन का मतलब ये है, मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी के फाउंडर कौन थे? एम एन रॉय। अब मेन रीजन एक ये भी था कि एम एन रॉय डायरेक्ट ब्रिटिशर्स के पास इसलिए नहीं गए क्योंकि मैक्सिकन कम्युनिस्ट पार्टी एज कंपेयर टू आईएनसी लेस पावरफुल है, कम पावरफुल है। तो इसलिए उन्होंने आईएनसी को ये प्रस्ताव रखा, आईएनसी को उन्होंने ये प्रपोजल रखा कि आप हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की डिमांड करिए। तो आईएनसी क्या करती है इन 1936, वो खुद एक सेशन में जाके जो कि लखनऊ में हुआ था, उस सेशन में जाके ब्रिटिशर से बोलती है कि हमें हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की परमिशन चाहिए। उस सेशन में भी ब्रिटिश क्या करते हैं, डिक्लाइन कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं, मना कर देते हैं कि नहीं हो पाएगा भाई, हम आपको परमिशन नहीं दे सकते कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाओ। देखो उस टाइम पे क्या था, एज कंपेयर टू इंडियंस ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स थोड़े ज्यादा चलाक थे। अब चलाक थे तभी इतनी बड़ी कंट्री को उन्होंने अपने हाथ में कब्जे में रख रखा था। 1936 में लाहौर सेशन में आईएनसी ने डिमांड करी और ब्रिटिश ने डिनाई कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं जवाहरलाल नेहरू इन 1938। अब जवाहरलाल नेहरू इन 1938 इस टॉपिक में क्या है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए 101% श्योर बंदे का नाम था जो कि था, बोल रहा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के ही रहेगा, उसका नाम था जवाहरलाल नेहरू और उनके फादर मोतीलाल नेहरू। ठीक है। अब 1938 में इन्होंने कुछ लाइनें बोली थी, वो 1936 में जो सिनेरियो हुआ था उसको सोचते हुए बोली थी। अब उन्होंने बोला क्या था कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी उसमें कोई भी आउटसाइडर इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। अब आउटसाइडर इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए इसका मतलब क्या है, सीधा सीधा उनका इनडायरेक्टली बोलने का मतलब था कि ब्रिटिशर्स बीच में टांग नहीं अड़ाने चाहिए हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर, पहला। दूसरी चीज उन्होंने ये बोली थी कि जो भी इंडियंस हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के अंदर आएंगे वो सब ऑन द बेसिस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइजी सेलेक्ट करे जाएंगे। अब एडल्ट फ्रेंचाइजी है क्या? एडल्ट फ्रेंचाइजी का मतलब है 18 प्लस लीगल एज। अब जिनकी जिनकी एज 18 प्लस होगी वही इलेक्ट हो सकते हैं, वही सिलेक्ट हो सकते हैं फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स के लिए, कि मतलब वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर तभी बन सकते हैं। सॉरी। तो एक चीज और आपको पता होनी चाहिए, ब्रिटिशर्स जो हमारे थे वो सिर्फ एक बेसिस पे हम पे राज कर रहे थे, उन्होंने हम पे एक चीज लगा रखी थी जिसका नाम है
कॉलोनियल रूल। अब कॉलोनियल रूल है क्या? जैसे कि मैं मान लूं दूसरी कंट्री जो है वो अगर किसी कंट्री पे कॉलोनियल रूल लगा देती है, तो जो दूसरी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन होगा या रिसोर्सेस होंगी, जो भी होगा, वो जिस पे लगा है उसको भी फॉलो करना होगा। रिसोर्सेज इन द सेंस कि अगर मानूं जैसे ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे लगाया था, तो ब्रिटिशर्स का जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा वो इंडिया को भी फॉलो करना पड़ेगा। अब इंडिया को जब फॉलो करना पड़ेगा, तो इस बेसिस पे अगर कोई कंट्री किसी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो करती है, तो इट मींस वो उसी के अंडर में आ गई। अब कॉलोनियल रूल उस टाइम पे तो हमको पता नहीं था, इंडियंस थोड़े भोले भाले थे उस टाइम पे, तो इंडियंस ने उस चीज को एक्सेप्ट कर ली थी, और उसके बाद हम लोग पछता रहे थे कि हमने ये कॉलोनियल रूल क्यों एक्सेप्ट करा। अब पूरी की पूरी सेंट्रल गवर्नमेंट पे, स्टेट गवर्नमेंट कौन कंट्रोल कर रहा था? ब्रिटिशर्स। सीधी सी बात है, ये कॉलोनियल रूल लगा है तो हमारी इंडिया एज अ स्लेव वर्क कर रही थी ब्रिटिशर्स के लिए। ठीक है, ये चीज यहां से खत्म हुई। नेक्स्ट आते हैं ऑगस्ट ऑफर। अब ये जितनी 3 टॉपिक मैं इसके बाद जो पढ़ाऊंगा, उसमें सिर्फ ये बताया गया है कि ब्रिटिशर्स ने कैसे कैसे अपनी टांग अड़ाई है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ना बनने के लिए। तो अगस्त ऑफर में क्या हुआ था? 1940 की ड्यूरेशन पे वर्ल्ड वॉर सेकेंड चल रही थी, किसके बीच में? एलाइड्स एंड एक्सिस। जब एलाइड्स और एक्सिस के बीच में वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो एलाइड्स में कौन था? ब्रिटिशर्स था। तो ब्रिटिशर्स उस टाइम पे क्या होता है, हार रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि हम इंडिया का एक सपोर्ट ले लेते, क्योंकि इंडिया की आर्मी उस टाइम पे स्ट्रांग थी। हालांकि आज भी स्ट्रांग है, आज भी कोई पंगे नहीं ले सकता हमसे, लेकिन उस टाइम पे और भी ज्यादा स्ट्रांग थी। तो इस टाइम पे क्या हुआ? कांग्रेस मिनिस्टर्स रिजाइन ऑन 22 अक्टूबर 1939 because they were agitated by the fact that Viceroy Lord Linlithgow had declared that India would be fighting alongside Britain in World War II। अब इसमें बड़ा गंदा सीन हुआ था। देखो इसमें क्या था, जो कांग्रेस के मिनिस्टर थे वो रिजाइन कर रहे थे अपना। कब कर रहे थे? 22 अक्टूबर 1939 में। क्यों कर रहे थे? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने क्या करा था, इंडिया को बिना उसकी परमिशन के वर्ल्ड वॉर सेकेंड में घसीट लिया था। यार अगर किसी कंट्री को आपको वर्ल्ड वॉर सेकेंड में रखना है, तो सबसे पहले उसकी परमिशन लेना बहुत जरूरी होती है। बट इंडिया से हम लोग ब्रिटेन ने कोई परमिशन नहीं ली थी, कुछ नहीं लिया था, और हमको जबरदस्ती घसीट लिया था। अब घसीट तो लिया, अब हम स्टेप बैक कर नहीं सकते, क्योंकि वर्ल्ड वॉर सेकेंड बहुत बड़ी वॉर थी, तो हम स्टेप बैक कर नहीं सकते। तो हमने भी उनसे कुछ ना कुछ एक डिमांड कर दी कि हमने कहा चलो ठीक है, आपने हमको घसीट लिया वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, हम आपको सपोर्ट करने के तैयार हैं, लेकिन एक शर्त है, आप हमको कॉलोनियल रूल से छुटकारा दे दो, फ्री कर दो, तो हम आपको पूरा पूरा सपोर्ट करेंगे आपके वर्ल्ड वॉर सेकेंड में। सीधी सी बात है, अगर ये कॉलोनियल रूल हटा देते, तो ब्रिटिश का या ब्रिटेन का जितना भी कब्जा है हमारे इंडिया पे, या जितना भी ये हक जता रहे थे, वो अप्रोक्स टू अप्रोक्स 50% से ज्यादा के ज्यादा खत्म हो जाता। ब्रिटिश ने मना कर दिया। ठीक है, जब मना कर दिया तो हमने दूसरी डिमांड रखी। हमने कहा चलो आप ये डिमांड नहीं पूरी कर सकते, तो अब आप हमारी दूसरी डिमांड करो। इन मार्च 1940 ड्यूरिंग अ कांग्रेस सेशन इन रामगढ़, बिहार, कांग्रेस passed a resolution that Congress would be support British government in World War II only if a provisional national government is set up at the center। उस टाइम पे क्या था कि स्टेट गवर्नमेंट कौन चला रहा था? अपने इंडियंस चला रहे थे, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट ही चलाना इसका बड़ी मतलब वो बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट तो ब्रिटिश भी चला सकती थी, इंडियंस भी चला सकते थे, तो ब्रिटिश को इतना फर्क नहीं पड़ता। मेन जो गवर्नमेंट थी उस टाइम पे वो थी सेंट्रल गवर्नमेंट, जो ऑल ओवर इंडिया को लुकआउट कर रही थी। तो हमने उनसे यही बोला था कि आप एक काम करो, जो हम स्टेट गवर्नमेंट हम तो चला ही रहे, हमारी नेशनल चला ही रही, नेशन चला ही रही है, अब आप एक काम करो, हमको सेंट्रल गवर्नमेंट भी हमको हमारे इंडियंस को वापस कर दो, हम अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट खुद चलाएंगे। सीधी सी बात है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट भी खुद हम इंडियंस ही चलाते, तो धीरे धीरे करके हम लोग एक जल्दी हमको फ्रीडम मिल जाता। अब फ्रीडम मिल जाता तो ब्रिटिश का रूल खत्म हो जाता, रूल खत्म हो जाता तो हम लोग एज अ स्लेव ना रहते, और उनके हाथ से सोने की चिड़िया उड़ जाती। ठीक, यहां तक हुआ। ब्रिटिश ने डिक्लाइन कर दिया, डिनाई कर दिया इस चीज के लिए भी। अब इसके बाद आता है क्रिस मिशन, कैबिनेट मिशन। देखो अब अगस्त ऑफर में क्या हुआ था, वाइसरॉय जो थे वो थे लॉर्ड लिनलिथगो। अब वाइसरॉय का मतलब क्या है? वाइसरॉय का मतलब है गवर्नर ऑफ इंडिया। तो उस टाइम पे तो ये थे लॉर्ड लिनलिथगो।
अब 1940 के बाद 1942 में क्रिप्स मिशन होता है। ये मैं आपको समरी बता रहा हूँ। क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन, फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग, थर्ड मीटिंग आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलेगी। अभी मैं आपको एक चीज बता देता हूँ कि क्रिप्स मिशन में क्या था, वॉइसरॉय चेंज हुआ था इंडिया का, तो वॉइसरॉय कौन बना था, क्रिप्स। इन्होंने वही सेम सीन करा था, उन्होंने भी कहा कि हमको ये चीज चाहिए, वर्ल्ड वॉर सेकंड में सपोर्ट चाहिए, तो हम लोगों ने बहुत सारी चीजें ऐसी बोली थी। तो उसको मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा किसमें, नेक्स्ट क्लास में, जो कि होगा पार्ट 4 ऑफ दिस पॉलिटिक क्लास। ठीक है। एक चीज और याद रखना, गांधी आईएनसी के पार्ट नहीं थे। अब रीजन क्या है उसका, गांधी आईएनसी के पार्ट इसलिए नहीं थे क्योंकि देखो, अगर वो आईएनसी के पार्ट बनते तो उनको कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में भी अपने हिस्सेदारी देनी पड़ती, और अगर उनको हिस्सेदारी देनी पड़ती तो कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता, और अगर गलती से कॉन्स्टिट्यूशन बन जाता तो पार्टीशन तो होता ही होता। वो पार्टीशन के अगेंस्ट थे। क्यों थे, क्योंकि पार्टीशन होता तो मुस्लिम्स पाकिस्तान में जाते, और अगर मुस्लिम्स पाकिस्तान में जाते तो उनके मैक्सिमम सपोर्टर्स जो थे वो इंडिया से हट जाते। और सीधी सी बात है, एग्जांपल ले लो, अगर आपके पास 3-4 बंदे हैं आपके सपोर्ट में, और घर वाले आपको बोल दे कि आपको उनके साथ नहीं रहना है, तो सीधी सी बात है कि वो यही समझेंगे, मतलब ऐसा होगा आपके साथ कि आपका सपोर्ट एक टाइप से खत्म हो जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? तो आज की क्लास में हमने सिर्फ इतना पढ़ा है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे अपना कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, फर्स्ट मीटिंग, सेकंड मीटिंग एंड थर्ड मीटिंग। थैंक यू क्लास। कोई भी डाउट हो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आप इसको नोट्स बना सकते हो। ये बहुत इजी इंग्लिश में, बहुत सिंपल इंग्लिश में लिखा है मैंने। जितना हो सके आप इसके नोट्स बनाते रहो, ताकि आपके एक ही कोर्स के लिए नहीं, जितने भी आप कोर्सेज करोगे एज कम्पेयर टू डिफेंस फोर्सेज, उन सब में यह नोट्स आपको काम आएंगे। ठीक है, थैंक यू क्लास फॉर ज्वाइनिंग एंड फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना। थैंक यू।